24 घंटे टोकन लेके इंतजार करना पड़ रहा है। ये सारी बातें मैंने बता दी। इस देश में 2 स्वास्थ्य मंत्री हैं, 2 स्वास्थ्य मंत्री। इस देश में 2 स्वास्थ्य मंत्री हैं। एक का नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन और दूसरे का नाम भी है डॉक्टर हर्षवर्धन। एक जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, वो डॉक्टर हर्षवर्धन कहता है कि शादियों से, निकाय चुनावों से और किसान आंदोलन से देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। और दूसरा जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, वो कहता है कि प्रधानमंत्री जी की रैली में हजारों की भीड़ जुटी, प्रधानमंत्री जी की रैली में हजारों की भीड़ जुटी, गजब का उत्साह देखने को मिला। ये है, देश में 2 स्वास्थ्य मंत्री हैं। देखिए आप, एक कहता है किसान आंदोलन से कोरोना फैल रहा है, दूसरा कहता है प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ जुट रही है, इससे बड़ा उत्साह है। और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ये संविधान की कसम खा के देश के स्वास्थ्य मंत्री बने। संविधान की कसम खा के ये देश के स्वास्थ्य मंत्री बने और ये कर रहे हैं। तो इनको सिर्फ चुनाव दिखता है, लोगों की जान जाए उसकी परवाह नहीं, कोरोना से कैसे लड़ना है उसके इंतजाम की कोई चिंता नहीं, खाली राजनीति करना। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग लगातार पत्रकार वार्ता के माध्यम से ताजे आंकड़े और गाइडलाइन के बारे में जनता को जानकारी दे रहा है। आज अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने क्या कुछ कहा, हम आपको ये भी दिखाते हैं। ऐसे में सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ में अनावश्यक न जाएं, भीड़ भाड़ से बचें। कुछ जनपदों में माननीय मुख्यमंत्री जी की कल समीक्षा हुई थी। कुछ जनपदों को जहां पर मामले संक्रमण के अधिक हैं, जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह रात्रि में आवागमन को नियंत्रित कर सकते हैं। और उसी के क्रम में कुछ जनपदों द्वारा अपने अपने जनपदों में, शहरों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि रात्रि 9 अथवा 10 बजे से सुबह 5 अथवा 6 बजे तक कोई सामान्य आवागमन नहीं होगा। लेकिन उनको ये निर्देश किया गया है कि आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई, उठाई और मालवाहक वाहनों का आना जाना नहीं रोका जाएगा। स्थानीय स्तर पर शेष व्यवस्थाएं उनके द्वारा की जाएंगी और उन्होंने करना प्रारंभ भी कर दिया है। वैक्सीनेशन का, टीकाकरण की प्रक्रिया बड़ी तेजी से चल रही है। आज से फोकस वैक्सीनेशन भी हो रहा है। हमारे पत्रकार साथियों के लिए आज और कल का दिन रखा गया है और उनके द्वारा वैक्सीनेशन, टीकाकरण कराया भी जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा संक्रमण को रोकने के लिए एक विशेष अभियान जो पहले चलाया जा रहा था उसको और तेज किया गया है। जहां अभी जैसे बताया गया कि लगभग 2,04,000 टेस्ट हुए हैं, जो अब तक सबसे अधिक हैं, और यही प्रयास किया जा रहा है कि टेस्ट की संख्या को बढ़ाया जाए। वहीं पर हाउस टू हाउस जो सर्विलांस का एक अभियान प्रदेश सरकार देश में पहले ऐसी है। तो आपने सुना यूपी सरकार की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस बीच कोरोना को लेकर जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगाया जा रहा है। लेकिन उससे बड़ा विषय जिस पर हम आज बात कर रहे हैं कि संक्रमण के मामले तो रफ्तार पकड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच जांच को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जैसा कि प्रोफेसर अमरीश सिंह को आपने सुना, उनका कहना है कि RT-PCR टेस्ट में कोरोना निगेटिव दिखा रहा है, लेकिन एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव दिखा रहा है। तो साफ तौर पे RT-PCR जांच अब सटीक नहीं रही है, ऐसी आशंका भी सर उठाने लगी हैं। इसी पर हम बात करेंगे और इसी पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं चाहूँगा कि नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इस डिबेट का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। सुबह बोलेंगे कार्यक्रम में आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। प्रोफेसर अमरीश सिंह HOD है, बायोलॉजी, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका। डॉक्टर VN त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व DGME हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व निदेशक हैं एम्स से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर MC मिश्रा साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले डॉक्टर प्रोफेसर अमरीश सिंह के पास चलते हैं। अमरीश जी, एक तरफ संक्रमण के मामले बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं, म्यूटेटेड वायरस भी जिसे कह सकते हैं, जो बहरूपिया वायरस है वो भी देखने को मिल रहा है। इस बीच जांच को लेकर जो अहम बातें आपने रखी, मैं चाहूँगा कि उसको आप साझा करिए। RT-PCR जांच सटीक क्यों नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि एंटीजन जांच ज़्यादा सटीक है RT-PCR की अपेक्षा? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं इस बारे में ये बात कहना चाहूँगा कि जो एंटीजन टेस्ट होता है वो वायरस की स्ट्रक्चर संरचना को डिटेक्ट करता है, और चूंकि स्ट्रक्चर में बहुत मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, इसलिए एंटीजन टेस्ट अभी भी उतना ही रिलायबिलिटी के साथ है। और एंटीजन पॉजिटिव आने से, जैसा भारत सरकार ने गाइडलाइन दे रखा है कि वो कोरोना पॉजिटिव या कोविड पॉजिटिव ही माना जाएगा। हाँ, निगेटिव आने में RT-PCR जरूर करा लेना चाहिए अगर जो सिम्टम हो या कॉन्टेक्ट की हिस्ट्री हो। लेकिन इधर कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि वायरस में तमाम म्यूटेशंस हुए हैं। ये हर वायरस के साथ स्पॉन्टेनियस होता रहता है, लेकिन इस वायरस में SARS-CoV-2 में कुछ ज्यादा फास्ट म्यूटेशंस देखे गए हैं। अलग अलग कंट्रीज के स्ट्रेन भी भारत में आए हैं और सर्कुलेट हो रहे हैं। तो इसमें कुछ जीन जो हम RT-PCR में टारगेट करते हैं, अगर जो उन जीन में मेजर कोई म्यूटेशन हो चुका है तो वो हमारी किट उसको नहीं पकड़ पाती है। तो इन्हीं दशा में एंटीजन पॉजिटिव एवं RT-PCR नेगेटिव हो रहा है। ऐसे हालांकि केसेस कम हैं, लेकिन ये भी सवाल है, और ऐसे मरीजों को दोबारा अपना टेस्ट रिपीट RT-PCR या फिर अन्य RT-PCR प्लेटफॉर्म जैसे CBNet या TrueNet के तरफ टेस्टिंग कराना चाहिए, तो शायद उनका ये बीमारी पकड़ में आ जाए। तो प्रोफेसर अमरीश सिंह को आपने सुना। डॉक्टर MC मिश्रा साहब, आपने सुना अमरीश सिंह जी को कि वायरस उनका कहना है कि म्यूटेट हो रहा है, लिहाजा म्यूटेटेड वायरस को RT-PCR टेस्ट अब नहीं पकड़ पा रहा है, इसलिए इसको लेकर सब क्या कहेंगे आप? देखिए, डॉक्टर अमरीश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत कम केसेस में ये बात देखने में आई है, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखिए, पिछले 1 वर्ष से RT-PCR हो रहा है। शुरू में एंटीजन टेस्ट पे हमारी निर्भरता नहीं थी और हम उसको बहुत अविश्वसनीय मान रहे थे कि बहुत सारे लोग पॉजिटिव होते थे, फिर भी वो पॉजिटिव नहीं दिखा पाता था। फिर धीरे धीरे अच्छे एंटीजन टेस्ट आ गए और उनमें उनकी गुणवत्ता 85 से 90% तक दिखी, और उसका मतलब ये होता था कि अगर एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, रैपिड एंटीजन टेस्ट जो पॉइंट ऑफ केयर के लिए भी अब इस्तेमाल होता है, तो उसको पॉजिटिव ही मानना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी RT-PCR की आवश्यकता रहती है उसमें, क्योंकि उसकी भी अपनी कोई सीमाएं हैं, हर टेस्ट की अपनी सीमा होती है। RT-PCR की जहां तक बात है, शुरू में हम सबको मालूम है कि जिस प्रकार से नेजल स्वाब या थ्रोट स्वाब कलेक्ट होता है, तो जो कलेक्ट कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कितने उसने डिलीजेंटली, कितने उसने बुद्धिमानी से उसको कलेक्ट किया, कितने मनोयोग से कलेक्ट किया। तो इसलिए इसकी जो गुणवत्ता है शुरू से ही 50 से 70% तक पॉजिटिव की रही है RT-PCR की। बाकी में वो निगेटिव आता है, चाहे कोविड हो तो भी निगेटिव आता है। उसका कारण यही होता है कि एक तो सैंपल ठीक से नहीं आया वो स्वाब वाला, जिससे यह लगाते हैं उसमें। दूसरा, ट्रांसपोर्ट मीडियम में कई बार गड़बड़ हो जाती है। तीसरा, ठीक से सुपरफिशियल हो गया, आया नहीं, इसीलिए इसमें 70% तक पॉजिटिविटी आती है RT-PCR की नेजल और थ्रोट स्वाब से। अगर वही हम अंदर लंग में जाके ले लें, ब्रोंकियल लवाज करके ले लें, तो वो गुणवत्ता उसकी 90 से 95% तक आ जाती है। तो इसलिए कोई भी टेस्ट अपने में 100% एक्यूरेट नहीं होता है, चाहे वो RT-PCR हो चाहे एंटीजन हो। एंटीजन जरूर मैस स्क्रीनिंग अगर आपको करनी है तो एंटीजन टेस्ट ठीक है, एयरपोर्ट्स पे आप लगा सकते हैं उसको। अस्पताल में इमरजेंसी सर्जरी करनी है तो उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद RT-PCR की आवश्यकता फिर भी पड़ती है, क्योंकि वो अभी भी ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, ये सब उसकी सीमाएं होने के बाद भी। इसलिए ये कहना कि RT-PCR ठीक नहीं रहा, ये उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी भी ज़्यादातर डायग्नोसिस उसी से करते हैं और उसी को अच्छा माना जाता है।
एंटीजन पॉइंट ऑफ केयर है, मैस स्क्रीनिंग हो रही है, सीरो उसमें कर लीजिए, जो एयरपोर्ट्स पे लोग आ रहे हैं, और जो टेस्टिंग की कैपेबिलिटी भी हमारी बढ़ी है भारत में, वो भी रैपिड एंटीजन से ही बढ़ी है। शुरू में आपको याद होगा राजस्थान में बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि साहब रैपिड एंटीजन लगाया तो वो बहुत 50%, क्योंकि इन्फेक्शन उस समय ज्यादा था और वो पकड़ नहीं रहा था जो रैपिड एंटीजन है, तो उसको बंद कर दिया। फिर ये हुआ किट चाइना की थी और चाइना ने गलत किट सप्लाई कर दी, ये सब भी मसले उठे थे। अब लेकिन काफी एंटीजन टेस्ट में भी बहुत बदलाव आए पिछले 1 वर्ष में, और अब अच्छी गुणवत्ता के एंटीजन टेस्ट हमारे पास हैं, और उनकी अगर पॉजिटिव आता है एंटीजन टेस्ट तो उसको पॉजिटिव मानते हैं, लक्षण है तो भी, नहीं है तो भी। इसलिए एंटीजन पॉजिटिव तो पॉजिटिव। आरटीपीसीआर में ये जरूर है कि अगर नेगेटिव आ गया तो भी पॉजिटिव हो सकता है आदमी। तो ये सीमा है दोनों टेस्ट की। और लक्षण, जैसे डॉक्टर अमरेश ने भी कहा कि अगर लक्षण हैं और हमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पेशन है तो टेस्ट की नेगेटिव आने का कोई मतलब नहीं होता, फिर उसको आप कोविड की तरह ट्रीट करिए। हम सबको यही राय दे रहे हैं, अगर उनको लक्षण उस तरह के हैं जो बुखार के हैं, खांसी के हैं, कोई डायरिया हो रहा है, कोई सिर में दर्द हो रहा है, जो जुकाम खांसी के होते हैं आमतौर से, उनमें हम सब में यही कह रहे हैं, पहले आप कोविड रूल आउट करिए, और नहीं भी रूल आउट होता है तो उसको कोविड मान के इलाज करिए, जो भी इलाज करना है आपको। और अपना पल्स ऑक्सीमीटर लगा के रखिए, अपना आइवरमेक्टिन लेनी है तो वो ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरोक्विन लेनी है तो वो ले लीजिए, डॉक्सीसाइकिल लेना है तो वो ले लीजिए, जो भी आपका फिजिशियन एडवाइस करता है। और अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल कम जा रही है तो आप अस्पताल में जाइए, भर्ती हो जाइए, ऑक्सीजन लीजिए। और अगर और खराब होता है लंग का कंडीशन तो फिर आपको आईसीयू में ले जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन देते हैं, और नॉन इन्वेजिव मॉनिटरिंग होती है, वेंटिलेशन होता है, फिर इन्वेजिव वेंटिलेशन होता है। तो वो एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम इस बीमारी का इतना बड़ा है कि उसको एक ही तराजू में सबको नहीं तोला जा सकता। और इसमें डॉक्टर अमरेश ने बहुत अच्छा कहा कि लक्षण अगर हैं उससे आप कोरिलेट करिए इसको। टेस्ट की नेगेटिव पॉजिटिविटी अपनी जगह है, वो आ गया पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो उसको ये मान नहीं सकते कि ये नेगेटिव है, अगर लक्षण है साथ में तो। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी साहब, आप क्या कहेंगे? इस वायरस का स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है कि अब कई सारी जांचों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरटीपीसीआर जांच अब सटीक नहीं रही, इस तरह की आशंका इस बीच जताई जा रही है। आप सबसे पहले क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। हेलो, हाँ बोलिए सर, आपकी आवाज हमारी जी आपकी आवाज आ रही, बोलिए। आप सुन पा रहे हैं हरीश भाई? जी आपकी आवाज आ रही, बोलिए। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। अब आई? जी बोलिए, अपनी बात को पूरा करें, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है, आप बोलिए। प्रणाम। नमस्कार। मिश्रा साहब प्रणाम। हाँ नमस्कार। तो बिल्कुल डॉक्टर मिश्रा साहब जो कह रहे थे, डॉक्टर मिश्रा साहब जो कह रहे थे, बिल्कुल उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं। बिल्कुल हमें केवल टेस्ट के सहारे नहीं रहना है। जैसे किसी को बुखार या एटिपिकल सिम्टम होते हैं और वो किसी भी एज ग्रुप का हो, जैसे कि मैं तो पीडियाट्रिशियन हूं, अगर कोई भी आता है, अगर 5, 7 साल 10 साल का बच्चा आता है तो अगर ये लक्षण मिलते हैं तो मैं पहले लिखता हूं सीबीसी आरटीपीसीआर ऑब्लिक एंटीजन टेस्ट फॉर कोविड-19 और इसको आइसोलेट करके रखिए जब तक रिपोर्ट ना आ जाए। रिपोर्ट नेगेटिव है फॉरगेट, और रिपोर्ट अगर पॉजिटिव है तो पूरा जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से करिए। दूसरी चीज, जहां तक ये वैक्सीनेशन की बात है और या टेस्ट प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर की बात है, ज्यादातर टेस्ट और लैब, प्राइवेट लैब भी हमारी उतनी अच्छी हैं, उतनी स्टैंडर्डाइज हैं और आईएसओ से सर्टिफाइड हैं जितनी। कभी कभी
दोनों की रिपोर्ट में भिन्नता होती है। इसको मैं कह सकता हूं, आई शुड से, डॉक्टर मिश्रा विल एग्री में, कि अनफॉर्चुनेट है ये। और अगर दूसरे तीसरे दिन कराई, सपोज गवर्नमेंट में आज कराई, आवाज आ रही मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, सपोज अगर आपने गवर्नमेंट में आज कराया या प्राइवेट में आज कराया, और अगर गवर्नमेंट या प्राइवेट में किसी और लैब से कराते हैं, तो हो सकता है कि वो रिकॉर्ड निगेटिव हो और पहले पॉजिटिव। तो ये भ्रांति कतई ना पालें कि साहब वो सरकारी में ये पॉजिटिव आई थी अब ये नेगेटिव, या प्राइवेट में नेगेटिव आई सरकारी पॉजिटिव। डॉक्टर मिश्रा साहब ने बहुत ही अच्छा कहा, अगर लक्षण है चाहे टिपिकल कि अम्मा पापा को भी, मम्मी को भी हो गया, तो प्रिज्यूम करिए कि कोविड-19 है, इनको टेस्ट कराइए, आइसोलेट। यही बात डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी साहब, शायद मुझे लग रहा है कि उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल चंद्र प्रकाश इस बीच कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हुए। चंद्र प्रकाश, क्या कहना चाहेंगे आप? चंद्र प्रकाश जी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? कहता हूँ कि आप, पहली बात तो ये है कि जो आप एंकरिंग करते हैं बड़ी लाजवाब करते हैं, दर्शकों को आप मन मोह लेते हैं। अब बात है मुद्दे की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर आरोप लगाती हैं कि हमारे को वैक्सीन नहीं मिल रही, हमें 7 दिन का वैक्सीन पड़ा है, जैसे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे थे। परंतु शरद पवार वहाँ के जो है मुखिया, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है। तो जनता किसकी बात को माने, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री को या शरद पवार की? एक बात। दूसरी बात, मैं शरद अभी देख रहा था संजय सिंह जी का बयान, आप सांसद हैं और आपकी स्तरहीन भाषा है। कितने दुख की बात है, आप देश के स्वास्थ्य मंत्री के लिए जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो निहायत ही निंदनीय है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ खान भाई कि ये स्वास्थ्य मंत्री के लिए कह रहे हैं, मगर खुद के जो इनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी कल एक बच्चे को मास्क पहना रहे थे, मगर इन तीनों के चेहरे के ऊपर मास्क नहीं था। ये कौन सी राजनीति है? मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार, केंद्र सरकार को चाहिए कि 1-1 लाख रुपए का जुर्माना इन तीनों पर लगाए और 6 महीने के लिए इनको इस पद से दूर किया जाए। ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रोफेसर अमरेश सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर MC मिश्रा साहब भी हमारे साथ। MC मिश्रा साहब, मेरा सवाल है, अगर मान लीजिए किसी में लक्षण पाए जाते हैं तो वो जांच की जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो जांच को किस तरह से आगे लेके बढ़े? क्योंकि जैसा कि थोड़ी देर पहले अमरेश सिंह ने कहा कि RT-PCR निगेटिव आ रहा है, एंटीजन टेस्ट है जो वो पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर किसी के अंदर कोई लक्षण पाए जाते हैं कोरोना के, तो वो किस तरह से जांच को लेकर आगे बढ़े, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और ये देखिए, सारी दुनिया ने इसको जो एड्रेस किया है इस प्रश्न को, वो किया है CT स्कैन ऑफ द चेस्ट करके। अगर लक्षण हैं और हमको RT-PCR निगेटिव मिल रहा है तो CT चेस्ट, HRCT बोलते हैं उसको, हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी ऑफ द चेस्ट, लंग्स का। और या तो एक्सरे चेस्ट में ही आ जाता है, लेकिन एक्सरे चेस्ट में करीब 30% में नहीं आता है इन्फेक्शन, जो निमोनिया है कोविड का, तो वो HRCT में आ ही जाता है। और ये बहुत केसेस में देखने में आया और खूब पब्लिकेशन है इस पे जर्नल्स में कि RT-PCR निगेटिव होते हुए HRCT में लंग्स इन्वॉल्वमेंट है। वो भी एक इस बात का द्योतक है कि इसमें कोविड है, क्योंकि और निमोनियाज में इतना नहीं होता जिस तरह की पिक्चर उसमें मिलती है। और उसकी कैटेगराइजेशन है कि उसके पॉइंट्स दिए होते हैं, जैसे 25 का स्कोर है मान लीजिए, उसका एक स्कोर कहलाता है जो इसका HRCT का CT स्कैन का स्कोर होता है, जो 25 होता है। 25 में से मान लीजिए लंग का बहुत थोड़ा हिस्सा इन्वॉल्व है तो उसको 4 पॉइंट दे देते हैं, ज्यादा इन्वॉल्व है तो 8 दे देते हैं, 3/4 इन्वॉल्व है तो उसको 18 पॉइंट दे देते हैं। उससे हम प्रोग्नोस्टिकेट भी कर लेते हैं कि इनका आउटकम कैसा होगा इस रोगी का। और अगर मान लीजिए बहुत थोड़ा सा लंग इन्वॉल्व है तो हमें पता है कि ये ठीक हो जाएंगे।
और इनको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली ऑक्सीजन से ठीक हो जाएंगे। तो ये उसका सीटी स्कैन बहुत यूज होता है जब पेशेंट इस तरह का होता है जो लक्षण ज्यादा हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन की आवश्यकता पड़ रही है, हाइपोक्सिया हो रहा है, जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उनको फिर अस्पताल में आना पड़ता है। और यही हम लोग कहते हैं कि घर में आप क्या करें, अगर लक्षण हैं तो सबसे पहले चिंता की कोई बात नहीं है, आप अपना बुखार का नाप करते रहें थर्मामीटर से, 100 से ऊपर है तो पैरासिटामोल ले लीजिए, और एक पल्स ऑक्सीमीटर जरूर आजकल हम बताते हैं। अब जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो रख सकते हैं घर में, क्योंकि हैप्पी हाइपोक्सिया नाम का एक इसमें टर्मिनोलॉजी चली कोविड में 1 साल से, जिसमें लोगों में ऑक्सीजन की कमी हुई और उनको पता नहीं लगा और सडनली वो कोलैप्स कर गए। तो ये फिनोमिना थोड़ी देर हमको टाइम देता है हैप्पी हाइपोक्सिया वाला। अगर हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर घर पे है तो हमने भी खरीदा एक घर पे अपना देखने के लिए, कभी कोई बात हो तो वो भी एक वो है कि इसमें हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है लंग इन्वॉल्वमेंट से, और लंग इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको कोविड माना जाता है। तो हमने सीटी स्कैन बहुत केसेस में यूज, हजारों पेशेंट्स में यूज हुआ है, जिनको गंभीर कोविड के सिम्टम्स थे, लक्षण थे, उन लोगों को जिनको अस्पताल में जरूरत पड़ी। ज्यादातर लोग तो देखिए 85 से 90% लोग बिना किसी दिक्कत के ठीक हो जाते हैं, जैसे जुकाम खांसी ठीक होता है। लेकिन कुछ लोग ये हमें मिलता है कि जिसमें अस्पताल में आना पड़ता है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और आजकल तो ऑक्सीजन भी घर पे लगा देते हैं, तो घर पे मॉनिटरिंग हो जाती है, क्वारंटीन हो जाता है, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स के पैकेजेस हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए। तो वो होम क्वारंटीन दिल्ली में भी खूब हुआ, और जगहों पे भी खूब हो रहा है, इस समय भी हो रहा है, और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लोगों को ये समझना है कि 90% तक लोग ठीक हो जाएंगे। कुछ लोगों को अस्पताल आने की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ लोगों को उसमें से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, लेस देन 1% लोगों को वेंटिलेटर की दरकार होगी। तो इसलिए इसका बिल्कुल आपने ठीक प्रश्न किया कि अगर RT-PCR नेगेटिव है, एंटीजन भी नेगेटिव है, तो ये एक ऑप्शन है। अगर लक्षण है अच्छे लंग्स वाले, जिसमें सांस फूल रही है, खांसी हो रही है, तो फिर उसमें HRCT बोलते हैं, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन ऑफ द लंग्स। तो अगर आपके RT-PCR भी नेगेटिव आ रहा है, एंटीजन जांच भी नेगेटिव आ रही है, तो डॉक्टर साहब ने जो जांच बताई है लंग्स की जांच, वो जांच कराने की ज़रूरत है। और उसके साथ ही साथ जो उन्होंने साफ तौर पे अहम जानकारी दी कि इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो संक्रमण होने के बाद भी ठीक हो जाते हैं, तो ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जहां एक ओर किसानों से किए वादे पूरे किए, वहीं दूसरी ओर किसानों को उपज का सही मूल्य सीधे उनके बैंक खातों में जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष भी MSP पर गेहूं खरीदने की तैयारी कर ली है। गेहूं की बिक्री के लिए किसान भाई खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं। किसानों की सुविधा के लिए टोकन की व्यवस्था की गई है। गेहूं की खरीद भारत सरकार द्वारा तय मानकों पर की जाएगी। सभी किसान भाइयों के लिए विशेष निर्देश है कि वे अपने गेहूं को अच्छी तरह से साफ करके लाएं। गेहूं की अच्छे से मड़ाई व उसाई कराएं। वह किसान पंखे से धूल मिट्टी को दूर करें। छलने की मदद से कंकड़ पत्थर अलग करके गेहूं बिक्री के लिए क्रय केंद्र पर लाएं। किसानों की खुशहाली के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सदैव प्रयासरत है। किसानों के साथ योगी सरकार। खुदी को आजमाया है
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में। लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नाइट लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। कई दूसरे राज्यों में भी लॉकडाउन लगाया गया है। कई जगहों पर संपूर्ण लॉकडाउन भी लगाया गया है। आज प्रधानमंत्री तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात भी करेंगे, उनसे ताज़ा सूरत हाल तमाम राज्यों का जानेंगे। लेकिन इस बीच टेस्ट को लेकर भी आशंका खड़ी हो रही है। कई जगहों पर RT-PCR टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है और एंटीजन टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। ऐसा कई जगहों पर देखने को मिला है और प्रोफेसर अमरीश सिंह ने भी ये बात कही है कि भाई RT-PCR टेस्ट कई जगह पर, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ी वजह यह है क्योंकि जो वायरस है ये अपना स्वरूप बदल रहा है, ये जिसकी वजह से RT-PCR जो टेस्ट है वो इससे पकड़ नहीं पा रहा है। प्रोफेसर अमरीश सिंह, आपने जैसा कि बताया RT-PCR टेस्ट को वायरस के स्वरूप को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स के ये भी मुताबिक जो इस वायरस का जीनोम स्टडी, इस संक्रमण की पहचान करना बहुत मुश्किल है। मैं आऊँगा इस सवाल पे। विश्वनाथ कानपुर से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। विश्वनाथ, क्या कहना चाहेंगे आप? विश्वनाथ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, क्या कहना चाहते हैं आप? जल्दी से बोलें। ठीक है, शायद विश्वनाथ से हमारा संपर्क टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वनाथ हमसे जुड़ने के लिए। और तमाम दर्शक जो इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं, नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। कोरोना के चलते नाइट कर्फ्यू बरेली में 9 अप्रैल रात से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। बरेली डीएम ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बढ़ते कोरोना के संक्रमण के चलते कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, उसमें मेरठ भी शामिल है। मेरठ में भी नाइट कर्फ्यू का डीएम की तरफ से ऐलान किया गया। 18 अप्रैल तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। मेरठ में नाइट कर्फ्यू का आपकी जगह ऐलान कर दिया गया। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बरेली से। कोरोना के चलते नाइट कर्फ्यू 9 अप्रैल रात से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। और इस बीच हमारे साथ आपको तारुफ करा दे डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, कोविड-19 इंचार्ज है KGMU के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सीधे प्रोफेसर अमरीश की तरफ रुकते हैं। प्रोफेसर अमरीश, जीनोम स्टडी, संक्रमण की पहचान करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जिस तरह से ये स्वरूप बदल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और जीनोम स्टडी करना इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, ऐसा है कि जेनेटिक स्टडी करना कोई एक सिंपल लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं होता है। हमारे देश में 70-72 साल के बाद भी पहली बात तो केवल 2020 जनवरी तक केवल एक लैब थी वायरस की और उसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। वही केवल लैब थी। उसके अलावा वायरल लैब 2000 से ऊपर डेवलप हुई साल भर के अंदर हमारे देश में। बहुत बड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई। लेकिन वो जो वायरल लैब डेवलप हुई वो जल्दी जल्दी में एक वायरस की टेस्टिंग की सुविधा के लिए लैब डेवलप की गई थी। उसमें अभी जीनोमिक स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे देश में अभी भी जो जीनोम वायरस यानी कोविड की जीनोमिक स्टडी का जो फैसिलिटी है या जो सुविधा है वो केवल एक ही सेंटर में है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में। और क्यों कठिन होती है जेनेटिक स्टडी करना? क्योंकि सिंपल बैक्टीरिया का कल्चर करना, सिंपल वायरस का कल्चर करना या उसके बारे में जानना या उसका केवल PCR एनालिसिस करना, ये तो हमारे देश में बड़े पैमाने पर सुविधाएं उत्पन्न हुई हैं। लेकिन जेनेटिक सीक्वेंस जिसको हम जीनोम बोलते हैं, उस एक एक जीन की संरचना के बारे में और कितने जेनेटिक परिवर्तन उसमें आए हैं, ये रिकॉग्नाइज करना एक छोटी मोटी लैब के बस का बात नहीं है।
मैं आपको बता दूं कि साल भर के अंदर 5000 से ऊपर ऐसे संरचना के परिवर्तन, यानी जो जेनेटिक वेरिएंट्स हैं, या हम कह सकते हैं कि जो म्यूटेंट्स हैं, वो पैदा हुए हैं कोविड 19 के अंदर। तो ये जितने छोटे छोटे वायरस होते हैं, जो भयंकर, देखने में तो छोटे वायरस होते हैं लेकिन बीमारियां बहुत भयंकर फैलाते हैं, चाहे वो फ्लू वायरस हो, स्वाइन फ्लू वायरस हो, या वो पुराना आपका स्पेनिश फ्लू वायरस हो, सार्स, दूसरे सार्स, मर्स एंड कोविड 19 वायरस हो, ये कोई भी वायरस हो, तो इनकी जो जीनोमिक संरचना है वो बड़ी तेजी से बदलती है। जेनेटिक म्यूटेशन, जैसा मैंने बताया, साल भर के अंदर ही 5000 से ऊपर हो चुके हैं, और 3 प्रमुख वेरिएंट्स, यानी उन जेनेटिक म्यूटेशंस के आधार पर जो संरचना मूल ग्रॉस रूप से बदलती है, उसको हम वेरिएंट कहते हैं। तो यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और ब्राजीलियन वेरिएंट, ये 3 प्रमुख वेरिएंट, इसके अलावा भी कैलिफोर्निया और बहुत सारे वेरिएंट पैदा हुए हैं, ये हो चुके हैं। तो ये चुनौती है, वैज्ञानिकों के सामने भी चुनौती है, हम सभी के सामने चुनौती है कि इस जो वायरस की पिकुलरिटी होती है, विशेषता होती है, इससे कैसे निपटा जाए। ठीक है, सतपाल झांसी से इस बीच एक दर्शक है। सतपाल, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक पेयजल की, शुद्ध पेयजल की निरंतर व्यवस्था नहीं होगी, तब तक ये बीमारी फैलती ही रहेगी। झांसी के अंदर ये व्यवस्था जो है ध्वस्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर बार बार शिकायत करने पर भी वहां में जवाब मिलता है कि हमने आपकी समस्या जो है हल कर दी है, जबकि वास्तविकता से शून्य है। पिछले 15 महीने से मेरा क्षेत्र जो है ये। ठीक है सतपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। टीवी के वॉल्यूम को सतपाल जी कम रखा करिए तो आपकी आवाज़ हम तक पहुंच पाएगी। फिलहाल इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। लखनऊ से आईएएस आराधना शुक्ला कोरोना पॉजिटिव हुई हैं। कई अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, पीसीएस समीर वर्मा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। विशेष सचिव वित्त है समीर वर्मा, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आईएएस आराधना शुक्ला कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पूर्व आईएएस प्रदीप शुक्ला भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पीसीएस समीर वर्मा कोरोना पॉजिटिव, तो लखनऊ में कई अधिकारियों की जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। इस वक्त की खबर हमने आपको बताई। तो बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। बरेली, मेरठ, कानपुर, कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। इस बीच कई अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अंशिका गाजियाबाद से इस बीच एक दर्शक है। अंशिका, आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार, बोलिए अंशिका। सर, एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह से दिल्ली में ये नियम लागू हुआ है कि आपको गाड़ी में भी मास्क लगाना जरूरी है, चाहे आप अकेले हों, लेकिन इसका पालन पहले ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स ही नहीं करते, पब्लिक तो तब करेगी ना। मैंने खुद अपने आप देखा है, 2 से 3 पुलिस इंस्पेक्टर खड़े हुए थे, उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था, इवन सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं थी। बड़ी बात अंशिका ने साफ तौर पे कही कि ये तमाम प्रशासनिक अमले को और हर इंसान को मेरे हिसाब से ध्यान देने की जरूरत है कि मास्क सभी लोग लगाए। बहुत अहम बात अंशिका ने कही। बहुत बहुत शुक्रिया अंशिका जुड़ने के लिए हमसे। और प्रोफेसर अमरीश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी प्रोफेसर अमरीश, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जीनोम स्टडी को लेकर जो बात थोड़ी देर पहले डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी ने कही, ये कितना मुश्किल है। तमाम ममालिक दुनिया के जीनोम स्टडी पे लगे हुए हैं। आखिर ये कैसा वायरस आ गया जिसका जीनोम स्टडी करने में इतना ज़्यादा वक्त लग रहा है, और कितना वक्त लगेगा शायद कोई नहीं जानता। जी, जैसा प्रोफेसर सूर्यकांत सर ने कहा, बिल्कुल सही बात कही कि भारत में कुछ समय पहले तक सिर्फ गिने चुने 1-2 इंस्टीट्यूट ही थे जो इस तरह के कार्य कर सकते थे, और ये चूंकि 2020 भारत सहित पूरे विश्व के लिए एक चुनौतीपूर्ण रहा है साल इस कोरोना की वजह से, तो जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर ने लेबोरेटरी डेवलप की है डायग्नोसिस की, वो मोस्टली आरटीपीसीआर बेस्ड ही टेक्निक और फैसिलिटी बेस्ड डेवलप हो पाई है। रही बात जीनोम सीक्वेंस की, तो ये बहुत हाई एंड टेस्ट होता है, बहुत कॉस्टली मशीनें होती हैं, टेक्निकल एक्सपर्टाइजेशन होता है, बायो हजार्ड का रिस्क होता है, और कॉस्ट ऑफ टेस्ट बहुत कई गुना आरटीपीसीआर से ज्यादा होता है। तो प्रत्येक सैंपल का जीनोमिक सीक्वेंसिंग संभव नहीं है प्रैक्टिकली, भारत जैसे विकासशील देश या विकसित देशों में भी संभव नहीं है।
तो कुल मिला के ये है कि कुछ परसेंट ऑफ जो हमारे पॉजिटिव सैंपल हैं उसके लिए ही हम लोग जीनोमिक सीक्वेंसिंग रैंडम सिलेक्शन करके भेजते हैं, और उसके आधार पे वेरिएंट, जैसा सर ने बोला कि कुछ वेरिएंट्स हमारे नोन है जिसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ चुके हैं म्यूटेशन से, तो वो चीज हमारे पुराने आरटीपीसीआर बेस्ड किटें उनको नहीं डिटेक्ट कर पा रही हैं। उनका डिटेक्शन के लिए हम होल जीनोम सीक्वेंसिंग या कैपिलरी सीक्वेंसिंग का ही प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत गिने चुने जगहों पे ही सुविधाएं इसकी उपलब्ध हैं। एमसी मिश्रा साहब, जैसा कि जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि वायरस के नए तरह के स्ट्रेन हैं, उसमें हम ब्राजीलिया स्ट्रेन या फिर यूके स्ट्रेन, तमाम तरह के स्ट्रेनों के हम नाम कह रहे हैं। भारत के अंदर भी कई स्वरूप उसके देखने को मिल रहे हैं। अब जब जीनोम स्टडी की बात करेंगे तो ये तो बहुत बड़े पैमाने पर इतने वायरस हो गए, तो आखिर किस तरह से कोई कारगर चीज़ ऐसी सामने निकल के आएगी ताकि कि इस वायरस का मुकाबला कर पाए, क्योंकि वायरस स्वरूप भी बदल रहा है, और आखिर कितने वायरसों पे स्टडी करी जाएगी? ये तो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो सकता है। नहीं, देखिए, मैं थोड़ा जोड़ूंगा जीनोमिक सीक्वेंसिंग के बारे में, जो प्रोफेसर सूर्यकांत जी ने कहा और अमरीश जी ने कहा। इसमें देखिए, भारत सरकार ने एक कंसोर्शियम गठित किया है, इसका शॉर्ट फॉर्म है इंसाकॉम, इंडियन सार्स कोवी 2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम, और इसको स्पेशल फंडिंग करी है भारत सरकार ने, जनवरी में इसको गठित किया गया है। और इसके तहत अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के अलावा 10 लैब्स को और आइडेंटिफाई किया गया है पूरे भारत में, और उनको एक फिक्स नंबर दिया है। जैसे एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है भारत सरकार का, उसमें जो कोलकाता के पास कल्याणी है, वहां पे एक, उसको NIBMG बोलते हैं, 5000 जीनोमिक सीक्वेंस वो महीने की कर सकते हैं। एक डीबीटी का एक और इंस्टीट्यूशन भुवनेश्वर में है, वो 1200 कर सकते हैं। इसी प्रकार ICMR और डीबीटी के 2 इंस्टीट्यूशंस पुणे में है, जो जैसे डॉक्टर साहब सूर्यकांत जी ने बताया, NIB 1200 पर मंथ कर सकता है। CSIR की एक लैब है, CCMB बोलते हैं, हैदराबाद में, और डीबीटी की एक और है हैदराबाद में। ये दोनों मिलके करीब आप समझिए 6200 कर सकते हैं। इसके अलावा डीबीटी की एक और है बेंगलोर में, वो 1200 कर सकते हैं। फिर एक दिल्ली में है CSIR इंस्टीट्यूट, IGIB बोलते हैं उसको, वो 10,000 पर महीने कर सकते हैं। अब उनको स्पेशल फंड दिया है। और एक NCDC है दिल्ली में, वो 3000 पर मंथ करते। अभी तक हमारे यहाँ केवल 11,000 जीनोमिक सीक्वेंस है। और जीनोमिक सीक्वेंस का मैं यही कहूंगा कि ये एकेडमिक इंटरेस्ट का है। दूसरे जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो वैक्सीन वगैरह बनाने के लिए ज्यादा है, डायग्नोसिस के लिए उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं इसको, क्योंकि अगर वेरिएंट्स का हमें जीनोमिक सीक्वेंस मिल जाएगा तो वैक्सीन बनाने में इससे मदद मिलेगी। तो इसमें लोगों के लिए ये एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए है, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें अभी जो टेस्ट हमारे चल रहे हैं उन्हीं पर निर्भर करना है जो डायग्नोसिस के लिए हैं। और जीनोमिक सीक्वेंस एक स्पेशलाइज्ड एरिया है, जैसे डॉक्टर सूर्यकांत ने भी कहा और अमरीश जी ने भी कहा, और इसमें 10 संस्थान लगे हुए हैं और इसकी कैपेसिटी बढ़ाने की भारत सरकार की पूरी मंशा है। उसके लिए फंड्स दिए गए हैं और इसको लीड कर रहे हैं, इस ग्रुप को, डॉक्टर शाहिद जमील, जो अशोका यूनिवर्सिटी में इसके प्रोफेसर हैं। और अब सूर्यकांत त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ को से आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूरो सर्जरी विभाग में 26 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 26 डॉक्टर और कर्मचारी कोरोना से संक्रमित मिले हैं। लगातार 3 फैकल्टी, 5 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 18 स्टाफ की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ गई है। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे, KGMU में कोरोना से हालात बिगड़े हैं। डॉक्टर सूर्यकुमार त्रिपाठी जी, आप कोविड-19 इंचार्ज हैं, KGMU में ही कोरोना से हालात बिगड़ गए। सर, क्या जानकारी दे सकते हैं आप? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारा सबसे पुराना और एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पे 450 बेड्स हैं और हम, समस्या ये है कि हम कोविड भी, एक 500 बेड का नया कोविड अस्पताल चला रहा है, वो भी चल रहा है, और उसके अलावा नॉन कोविड भी यहाँ चल रहा है। और
ऑन एन एवरेज 10,000 लोगों का फुटफॉल है। अब देखिए इतनी बड़ी भीड़ जब आ जाएगी, अभी तक हमारे जो नियम था वो ये था के लिए कोविड टेस्ट चाहिए। ओपीडी में आता था पेशेंट, तो अगर सस्पेक्टेड कोविड है, ILI है, उसको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है या फीवर है, तो उसको हम ट्राइज एरिया में रखते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम कोविड या नॉन कोविड के हिसाब से भेजते हैं। अब समस्या ये है कि अचानक अपसर्ज आया और हमारे यहाँ कोई एक एंट्री गेट नहीं है, मल्टीपल एंट्री गेट हैं, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे आप दूसरे संस्थानों में देखते हैं कि केवल एक गेट होता है, उसी के थ्रू एंट्री होती है। ये पुराना संस्थान है, यहाँ पॉसिबल भी नहीं है सिंगल एंट्री बनाना। तो अभी आपने 2 दिन पहले सुना होगा कि 40 डॉक्टर संक्रमित हो गए थे एक साथ, और उसी कड़ी में अब उसके फॉलो अप में चूंकि कांटेक्ट बने रहे, तो ये सब केसेस निकल के आ रहे हैं। मुझे लगता है कि तुरंत ही यहाँ पे एंट्रीज को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जो हमारी ओपीडी, रूटीन ओपीडी भी बराबर चल रही थी, उसको रूटीन ओपीडी को बंद करना पड़ेगा। इमरजेंसी यहाँ रखी रहे और कोविड फैसिलिटी, बस केवल 2 चीज हो कि या तो इमरजेंसी देखी जाएगी या कोविड फैसिलिटी दी जाएगी विद ऑल कोविड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल। तभी ये संभव है कि यहाँ जो कोरोना केसेस हम जो लगातार निकलते हुए देख रहे हैं उनको हम रोक पाए। और डॉक्टर साहब, तमाम डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया 40 डॉक्टर्स के बारे में, और अभी जिस तरह से और डॉक्टर संक्रमित हुए, ये तमाम डॉक्टर्स ने कोरोना वैक्सीन के डोज लगा रखे थे, उसके बाद ये कोरोना पॉजिटिव हो गए? जी हाँ, इसमें कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिनकी दोनों वैक्सीन, जैसे हमारे माननीय कुलपति जी को भी दोनों वैक्सीन लग चुकी थी, लेकिन वो कोरोना से संक्रमित हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना की एफिकेसी है, लैंसेट में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी अभी कोवैक्सीन की, उन्होंने कहा कि 81% इफेक्टिव है। तो साफ जाहिर है कि 100 लोगों को अगर वैक्सीन लगेगी तो 19 में ये खतरा है कि उनको कोविड इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए 100% गारंटी कोविड वैक्सीन कहीं से भी नहीं देती है कि आपको कोविड इन्फेक्शन नहीं हो सकता। 100 में 19 बहुत बड़ी संख्या होती है। इसको आप 1000 और लाख और 8 करोड़ से ऊपर लोग कन्वर्ट लग चुके हैं कोविड वैक्सीन। अगर इस 19%, 8 करोड़ का 19% निकाला जाए तो बहुत बड़ी संख्या आएगी। तो ये कोविड संक्रमण हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वैक्सीनेशन के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य इतनी गंभीर बीमारी ना हो कि आपकी मृत्यु हो जाए, इसके ये प्रोटेक्शन देती है वैक्सीन। दूसरी बात, संक्रमण हो जाए तो बहुत गंभीर ना हो, आपको वेंटिलेटर की जरूरत ना पड़े, आईसीयू की जरूरत ना पड़े, ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, इसके लिए प्रोटेक्शन देती है। और तीसरा प्रोटेक्शन की बिल्कुल आपको संक्रमण ना हो पाए, वो भी एक प्रोटेक्शन देती है मेजॉरिटी में। इस बीच मोनिका कानपुर से एक दर्शक है। मोनिका, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, मेरे बेटे की शादी है 30 अप्रैल की, तो क्या हम लोगों को रात में बारात लेके जाने की इजाजत होगी? मोनिका जी, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे बेटे की शादी 30 अप्रैल से है, सब कुछ बुकिंग हो चुकी है और कानपुर में नाइट का कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो क्या हम लोगों को बारात लेके जाने की इजाजत होगी 10 बजे तक? नहीं, ये आपको परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए, और क्योंकि ये फैसला डीएम की तरफ से लिया गया है, लिहाजा आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और गाइडलाइन को भी फॉलो करना पड़ेगा। फिलहाल मोनिका, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और पीलीभीत से इस बीच एक खबर हम आपको बता रहे हैं। खबर पीलीभीत से है। कोरोना वायरस ने ज़िले में फिर से पैर पसार दिए हैं। ज़िले में फिर से कोरोना के केसेस मिल रहे हैं। शुरुआत हो गई है। बीते 24 घंटे में 7 लोग पॉजिटिव आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। ये पीलीभीत की तस्वीर है। जिले में फिर से केस मिलने की शुरुआत हो गई है। बीते 24 घंटे में मलेरिया अधिकारी समेत 7 लोग पॉजिटिव हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो लगातार प्रोग्राम के दौरान ही तमाम लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए और सुबह से ही हम आपको खबरें दिखा रहे हैं कोरोना से जुड़े हुए मामले। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो या फिर बिहार हो, हर जगह संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और सीधे वीएन त्रिपाठी साहब के पास चलते हैं। वीएन त्रिपाठी साहब, संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि जो आईसीयू बेड्स हैं वो फुल हो गए, आईसीयू में जगह तक नहीं है। इस तरह की स्थिति बनती जा रही है। उन सब के बीच हम लोग टेस्ट को लेकर ही बात करें, लेकिन मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, एक आम आदमी या कोई भी इंसान, अगर शख्स उसके अंदर लक्षण पाए जाते हैं,
वो जांच की तरफ किस तरह से आगे बढ़े, मैं चाहूंगा कि इसके बारे में बताएं ताकि के लोग जागरूक हो सके। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी साहब बोलें। देखिए, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं सुन पा रहा हूं, बोलिए। बस देखिए, सिचुएशन जटिल जरूर है, नो डाउट, जैसा कि सभी विशेषज्ञों ने कहा, लेकिन फिर मैं कहूंगा अपने होशो हवास, अपना जो मोरल है, अपनी जो वो है अलर्टनेस हमें पूरी रखनी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और सारे राज्य के अधिकारी वार फुटिंग पे फिर लग गए हैं। हाँ, हमें डरना नहीं है, लेकिन सतर्कता पूरी बरतनी है, सावधानी बरतनी है, और जो छोटी छोटी लापरवाही, जैसा डॉक्टर सूर्यकांत साहब ने कहा कि कुछ सिचुएशनल, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, उनके बावजूद भी अगर अभी भी हम न चेते तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है हरीश भाई, और हम इसको बिगड़ने से रोक सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, एज ए डॉक्टर और पब्लिक के लोगों। तो हमारे दर्शकों से भी गुजारिश है कि जो 3 चीजें हैं SMS वाली, कि मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और जो टेस्टिंग, ये बिल्कुल कराएं और दूर रहें और लोगों को जागृत करें। और सुपर स्प्रेडर्स, मैं फिर कह रहा हूं, आज मैं यूनिवर्सिटी में था अपने रामा मेडिकल कॉलेज में, हमने देखा यंग पॉपुलेशन बिल्कुल निश्चिंत, 20 से 35 साल की जो सबसे इफेक्टिव मूविंग पॉपुलेशन है, मैं तो कहूंगा खरगोश की तरह इधर उधर घूमते हैं, इनसे बहुत खतरा है। इनको कम सिम्टम है, इनको निमोनिया का खतरा कम है, लेकिन ये जो सीनियर वल्नरेबल ग्रुप है, इनको बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैला सकते हैं, और ये सिम्टोमेटिक रह के भी इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो कृपा करके सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और अवॉइड दोस क्लीनिंग इवेंट्स के साथ साथ वैक्सीनेशन की रेट बढ़ाई जाए। विदेशों को जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बंद किया जाए, अपने देशवासियों के लिए और खुलेपन से वैक्सीनेशन किया जाए, और अस्पतालों की व्यवस्था बढ़ाई जाए। ये सब करने से ही, जैसा डॉक्टर सूर्यकांत साहब ने कहा, हम इससे लड़ाई लड़ सकते हैं। लड़ाई बड़ी है, नो डाउट, समझिए ये विश्व युद्ध है, लेकिन हमें होशो हवास रखने हैं, और अपने डॉक्टर, गवर्नमेंट, पब्लिक, NGOs सब मिलके गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के लड़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम निराश हो जाएं, हम इससे जीतेंगे, लेकिन 1 महीना तक हर एक को अपना फर्ज निभाना है। जी आरिश भाई। ठीक है, तो वीएन त्रिपाठी साहब ने बहुत अहम बातें कही। डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी, मैं आपकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। क्या RT-PCR टेस्ट जो है वो नए कोरोना का जो स्ट्रेन है उसको नहीं पकड़ सकता? डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी। जी डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी, मैं आपकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। नया स्ट्रेन क्या RT-PCR टेस्ट नहीं पकड़ सकता? क्या RT-PCR नहीं पकड़ सकता? का जो नया स्ट्रेन हम देख रहे हैं, ऐसा है कि अभी तक ऐसा कोई चीज नहीं है। अभी जो स्वरूप में इसके परिवर्तन आए हैं या जो आए हैं, उसमें दोनों चीजें बहुत क्लियर मैं कह दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि RT-PCR नहीं पढ़ सकता। हाँ, लेकिन RT-PCR की भी अपनी एक सीमा है। वो सीमा ये है कि इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 70% है। यानी पुराना 2020 की बात करें चाहे 21 की बात करें, इसकी क्षमता जो है RT-PCR की वो 70% है, अर्थात 30% ये वैसे भी नहीं पकड़ सकता है। इसीलिए अब जो महत्व है वो CT स्कैन का बहुत ज्यादा है। हाई रिजोल्यूशन CT स्कैन की पिक्चर से हम RT-PCR की तुलना में ज्यादा हम ये डायग्नोसिस एक तरह से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि भाई ये पिक्चर तो हमें इसकी कोविड निमोनिया की लग रही है, या ये क्लासिकल पिक्चर जो है वो कोविड वायरल के मैनिफेस्टेशन की लग रही है, जो लंग में मैनिफेस्टेशन होते हैं। ये पिक्चर हमें जो है वो इसके कारण ARDS की लग रही है, ये पिक्चर हमें निमोनिया की लग रही है, या ये कोविड इन्फिल्ट्रेट लग रहे हैं। तो इसलिए अक्सर कोविड जब नेगेटिव आ जाता है, RT-PCR जब नेगेटिव आ जाता है, एंटीजन भी नेगेटिव आ जाता है, ट्रूनेट भी नेगेटिव आ जाता है, जब तीनों नेगेटिव हमें मिलते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि CT स्कैन कराने पर हमें कोई एड ऑन फायदा मिल रहा है, तो हम अपनी क्लिनिकल स्किल,
हम ये रिपोर्ट और HRCT थोरेक्स तीनों को कंपाइल करके ये डिक्लेयर करते हैं पेशेंट को कि नहीं, आपको ये पिक्चर कोविड ही लग रही है, इसको हमें कोविड की तरह इसको इलाज करना होगा। तो ये एक विकल्प हमेशा खुला हुआ है। देखिए, चिकित्सक को चिकित्सक इसीलिए कहा जाता है कि अंतिम निर्णय तो उसी का होता है। एक कागज का टुकड़ा रिपोर्ट किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता, किसी को नहीं बना सकता। बहुत सारे कागजों के टुकड़े पढ़ के और बहुत सारे कागजों के रिपोर्ट के टुकड़े देख देख के एक क्लिनिकल स्किल डेवलप होती है। और जो जितना ज्यादा अनुभवी डॉक्टर है, जैसे वीरेंद्र त्रिपाठी साहब इतने वरिष्ठ चिकित्सक बैठे हैं, अब ये किसी बच्चे को देख के बच्चों के विशेषज्ञ हैं और कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमें तो ये बीमारी लग रही है, मेरा फाइनल इंप्रेशन ये है, तो आप चैलेंज नहीं कर सकते इनको, क्योंकि अल्टीमेटली ये डॉक्टर का ही डिस्क्रिप्शन है। हर टेस्ट की और हर जांच की 100% सेंसिटिविटी नहीं होती है, और अगर सेंसिटिविटी है भी तो 100% स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। तो इसलिए अंतिम निर्णय तो चिकित्सक के पास ही रहता है, और इसीलिए ये चिकित्सक की ट्रेनिंग, ये चिकित्सक का अनुभव, ये चिकित्सक का एक्सपोजर, स्किल। थोड़ा सा वक्त की कमी, मैं चाहूंगा कि MC मिश्रा साहब की बात है। MC मिश्रा साहब, मौजूदा स्थिति में जब तमाम राज्यों से और कई जगहों पर तो हर घंटे में एक मौत हो रही है, मैं चाहूंगा कि क्या सलाह इस वक्त आपको सरकार को और एक आम आदमी को देना चाहेंगे? ये सलाह एक ही है जो हम चारों बोल रहे हैं, यही सलाह है। ये मास्क और मास्क। डिस्टेंसिंग भारत में संभव नहीं होती, बहुत बार हमने देख लिया है, इलेक्शन रैलीज में भी देखा है, बाकी गैदरिंग्स में भी। अब अगर आप कह रहे हैं 100 लोग या 200 लोग आप अलाउ कर रहे हैं इंडोर पार्टी में, आप अलाउ कर रहे हैं 500 लोग आउटडोर पार्टी में, क्या डिस्टेंसिंग होगी जब खाने पीने का वहां पे इंतजाम होगा, लोग मास्क उतार के खाना वाना खाएंगे, तो वो तो सब बंद हो जाना चाहिए अभी। लेकिन ये मास्क सबसे बड़ा सेवियर है, बचाव का उपाय है, सस्ता है, टिकाऊ है, और 1 साल से हम इसको कर रहे हैं। इस पे किसी को कोई शक या संदेह नहीं। और देखिए, हम सब लेके बैठे हुए हैं चारों लोग, डॉक्टर साहब तो लगाए भी हुए हैं, अमरीश जी और त्रिपाठी जी भी लगाए हुए हैं। मैं अभी घर में हूँ, अकेला हूँ, इसलिए मैं लगाए नहीं हूँ, तो मैं गाड़ी में अकेला हूँ इसलिए नहीं लगाया हूँ जी। हाँ, तो ये जो है मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा है। दूसरा, वैक्सीनेशन, टीकाकरण अभियान में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और जो नंबर है आज 9 करोड़ पे, ये बहुत जल्दी अगर हमारा 20 करोड़ हो जाए और 30 करोड़ हो जाए, हम उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। और चूंकि अभी थोड़ा सा वैक्सीन का भी एक इश्यू आ रहा है कि थोड़ी सप्लाई 4 दिन की बची है, कोई राज्य कह रहा है हमारी फलाने डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो भारत सरकार बिल्कुल इस बात पे पूरा ध्यान दे रही है। और अभी 6:30 बजे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं इस विषय पे। तो हम समझ सकते, हम संक्रमण के जो इसकी श्रृंखला को तोड़ना है, उसमें ये मास्क मदद बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। ठीक है MC मिश्रा साहब, वक्त की थोड़ी सी कमी है। अमरीश जी, आपकी बिल्कुल लास्ट कमेंट, क्या कहना चाहेंगे आप जल्दी से? जी सर, सबसे पहले मैं यही कहूंगा, जैसा सूर्यकांत सर ने कहा कि कोई भी टेस्ट 100% नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। और कई सारे मामलों में हम एक टेस्ट को दूसरे टेस्ट से सुपीरियर या इंफीरियर कहते हैं, बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशन, सम स्टडी। लेकिन ऐसा नहीं है। कोविड के केस में जैसा देखा जा रहा है कि CT स्कैन का, जैसा सर ने बताया, HRCT का एक बहुत बड़ा रोल है। और फिर भी क्लिनिकली अगर जो कोई पेशेंट लग रहा है कोविड है और सारी रिपोर्ट निगेटिव है, तो भी अल्टीमेट डिसीजन क्लिनिशियन का है कि उसको कोविड के तहत उसका आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट करे। ये अल्टीमेटली ये मेडिसिन, ये आर्ट है, और ये आर्ट के ही थ्रू इस बीमारी पे भी हम लोग विजय पाएंगे। और जो बेसिक इसमें है, जो बचाव की बारे में बात हो रही है, डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, मास्क और अब वैक्सीनेशन, यही सारी चीजें अभी भी कारगर हैं इससे, इसके चेन के संक्रमण को तोड़ने के लिए। धन्यवाद। बड़ी बात अमरीश जी ने कही है कि इस पर, बीमारी पर भी हम विजय पाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया MC मिश्रा साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए, वीरेंद्र त्रिपाठी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सूर्यकांत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर अमरीश आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें रखने के लिए, और तमाम दर्शकों आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे जैसे वायरस अपने आप को बदल रहा है, तो टेस्ट की प्रक्रिया भी साफ तौर पे बदल रही है। जांच, अगर आपके अंदर संक्रमण पाया जाता है तो जांच किस तरह से आपको लेकर आगे बढ़नी है, वो तमाम डॉक्टर्स के पैनल ने आपको बताया। घबराने की ज़रूरत नहीं, और सबसे अहम है कि आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना है। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अपर कट। अपर कट में आज हम बात करेंगे महारथियों की टक्कर पे।